साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम लोग विज़न की टेस्ट सीरीज़ देख रहे हैं, जिसमें ये हमारे चौथे टेस्ट सीरीज़ का चौथा पार्ट है और इस तरह 16वां हमारा ये टेस्ट पेपर है। और 15 टेस्ट हो चुके हैं, मतलब 25-25 क्वेश्चन के होते हैं, जानते ही हैं। और हम चौथे टेस्ट पेपर का जो है चौथा पार्ट कर रहे हैं, जिसमें हम आज 75 से लेके 100 तक के प्रश्नों को देखेंगे। पिछले टेस्ट आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, चैनल पे हैं। और आज हम 75 से शुरू करेंगे, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। हमारा पहला प्रश्न है आज का, रैमजेट इंजन प्रौद्योगिकी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, रैमजेट टेक्नोलॉजी के बारे में काफ़ी चर्चा में रहता है ये, तो जानेंगे कि रैमजेट टेक्नोलॉजी है क्या, कैसे ये वर्क करता है। सभी प्रश्नों को बहुत अच्छे तरीके से करेंगे, जिससे हम एग्ज़ाम में अच्छे अंक प्राप्त कर सकें। ठीक है, प्रीलिम्स निकालना हमारा उद्देश्य होता है। तो पहला कथन इसमें कहता है कि यह वाहन की अग्रगति का उपयोग कर आने वाली वायु को घोड़ी संपीड़क की मदद से दहन के लिए संपीड़ित करता है। पहला कथन ये कहता है, तो पहला कथन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि ये जो रैमजेट इंजन होता है वो वायु श्वसन जेट इंजन का रूप होता है, जो वाहन की अग्रगति का उपयोग करके, ठीक है, अग्रगति का तो उपयोग करता है, लेकिन आने वाली वायु को घोड़ी संपीड़क दहन के लिए संपीड़ित करता है। ठीक है, घोड़ी संपीड़क की मदद से दहन के लिए संपीड़ित नहीं करता, बल्कि घोड़ी संपीड़क दहन के लिए संपीड़ित करता है, बिना घोड़ी। ठीक है, वायु को बिना घूर्णी, यहाँ पे बिना हो जाएगा, बिना घूर्णी संपीड़क की मदद से दहन के लिए संपीड़ित करता है। तो हमारा पहला कथन मतलब गलत हो गया। कारण क्या है कि ईंधन को जो है तच कक्ष में अंतःक्षिप्त किया जाता है, जहाँ वह गर्म संपीड़ित वायु के साथ मिलकर प्रज्वलित होता है। जानते ही हैं, राइमजेट चालित जो वाहन होते हैं उसको सहायता प्राप्त करने के लिए उत्प्रस्थान की आवश्यकता होती है। जैसे मान लीजिए कि एक रॉकेट के लिए उत्प्रस्थान हेतु त्वरित गति आवश्यक होती है, जानते ही हैं, जहां इसे प्रणोद उत्पन्न करना होता है। ठीक। दूसरा कथन कहता है, यह हाइपरसोनिक गति का कुशलतापूर्वक संचालित होता है और सुपरसोनिक दहन की अनुमति प्रदान करता है। तो दूसरा कथन जिस तरह हमारा कह रहा है, तो दूसरा कथन भी हमारा गलत होता है। क्यों? क्योंकि रैमजेट जो होता है वो रैमजेट सुपरसोनिक गति की लगभग मैक 3, कितनी, मैक 3 ये ध्वनियाँ होती हैं। मैक 3 जो है, मैक 3 माने ध्वनि की गति से तिगुना लगभग में सबसे अधिक कुशलता से काम करते हैं। ठीक, और मैक 6 की गति तक संचालित कर सकते हैं। हालांकि जब वाहन जो होता है वो हाइपरसोनिक गति तक पहुंच जाता है तो रैमजेट की दक्षता कम होने लगती है। ठीक है, इसलिए हमारा जो है दूसरा भी कथन गलत है। तो ऑप्शन इस तरह डी सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों गलत है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी द्वारा मानव विकास सूचकांक एसडीआई को मापने के लिए निम्नलिखित में से किस डेटा पैरामीटर का उपयोग नहीं किया जाता है। तो ये यूएनडीपी द्वारा जो मानव विकास एसडीआई को नापा जाता है, मानव विकास सूचकांक को, तो उसके लिए कौन सा पैरामीटर की आवश्यकता नहीं होती है, डेटा पैरामीटर की। तो इसमें से हम ऑप्शन देख लेते हैं। हमारा पहला कथन है कि क्रय शक्ति क्षमता पर प्रति व्यक्ति घरेलू उत्पाद। तो पहला ही हमारा जो है गलत है। ठीक है, सही नहीं है, तो पहला ही सही नहीं है, ऑप्शन ए ही सही नहीं है। क्यों? बाकी जन्म के समय जीवन प्रत्याशा एसडीआई में यूज होता है। 25 वर्ष और उससे अधिक के आयु के वयस्कों के लिए स्कूली शिक्षा के वर्षों का औसत भी यूज होता है, और साथ साथ स्कूल में प्रवेश की आयु वाले बच्चों की स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्ष ये भी यूज होता है। ठीक है, तो एसडीआई को मापने के लिए कौन कौन से लक्ष्य हो सकते हैं? एक, लंबा और स्वस्थ जीवन, ज्ञान पूर्ण होना, और एक सभ्य जीवन। एसडीआई होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, यानी मानव विकास सूचकांक। ये 3 आयामों में से प्रत्येक के लिए सामान्यीकृत सूचकांकों का ज्यामितीय माध्य है। ठीक है, और
स्वस्थ आयाम का आकलन जन्म के समय जीवन प्रत्याशा द्वारा किया जाता है। शिक्षा आयाम को 25 वर्ष और उससे अधिक आयु के वयस्कों के लिए स्कूली शिक्षा के वर्ष और स्कूल में प्रवेश करने वाले बच्चों हेतु स्कूली शिक्षा के अपेक्षित वर्षों से मापा जाता है। जीवन स्तर के आयाम को प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय से मापा जाता है, इसलिए जीडीपी के आंकड़ों का प्रयोग एसडीआई को मापने के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है, यानी क्रय शक्ति क्षमता पर प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद का उपयोग नहीं किया जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा इसमें। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, भूचुंबकीय तापन यानी जीएमएस के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो भूचुंबकीय तापन ये पूछ रहा है, तो हमारा पहला कथन ये कहता है यह पृथ्वी के चुंबकीय मंडल में एक विक्षोभ है। तो पहला कथन हमारा सही है। क्यों? क्योंकि जो भूचुंबकीय तापन होता है यह पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र में घटित होने वाला एक शक्तिशाली विक्षोभ है। यह अनेक गतिविधियों, तकनीकी प्रणालियों और महत्वपूर्ण अवसंरचनाओं के लिए समस्याएं उत्पन्न करता है। जब भी जो है भूचुंबकीय तूफान आता है तो बहुत सारे हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स होते हैं वो जो है उनमें परेशानियां उत्पन्न हो जाती हैं। ठीक है, अगला है, इसे सौर प्रज्वलाओं की तीव्रता के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। तो दूसरा कथन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि जो है इसको किसके द्वारा वर्गीकृत किया गया है? इसको जो है जीएमएस को डीएसटी यानी डिस्टर्बेंस स्टॉर्म टाइम इंडेक्स में परिवर्तनों द्वारा परिभाषित किया जाता है। जीएमएस को डीएसटी द्वारा यानी डिस्टर्बेंस स्टॉर्म टाइम इंडेक्स में परिवर्तित द्वारा परिभाषित किया जाता है। डीएसटी है क्या? डीएसटी इंडेक्स कुछ मैग्नेटोमीटर स्टेशनों से ली गई माप के आधार पर चुंबकीय भूमध्य रेखा पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के 36 घटक के वैश्विक औसत परिवर्तन का अनुमान लगाता है। भूचुंबकीय तूफान की तीव्रता को कई अलग अलग तरीकों से सूचित किया जाता है, जिनमें के जो है इंडेक्स होता है, ए होता है इंडेक्स और जी स्केल शामिल करता है। ठीक है, तो इस तरह हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। कथन पहला सही है, दूसरा गलत है। आगे बढ़ते हैं। अगला है, कील नहर निम्नलिखित में से किस देश में एक महत्वपूर्ण जल मार्ग है? कील नहर कई बार पूछा गया है। ठीक है, तो कील नहर जो है जर्मनी का एक महत्वपूर्ण भाग है, जानते ही है। जर्मनी आप देखे हैं कहाँ है? नहीं देखे हैं? तो डेनमार्क आप देखिए, अगर आपको डेनमार्क दिख जाएगा तो डेनमार्क के जस्ट नीचे कील नहर पाई जाती है। बाल्टिक सागर दिख रहा है आपको? अगर बाल्टिक सागर दिख जाएगा, अगर यूनाइटेड किंगडम देखिए, नॉर्थ अटलांटिक में जो है आप देखेंगे यूनाइटेड किंगडम जो बना है, यूनाइटेड किंगडम को क्रॉस करते हुए आइए, ऊपर नॉर्वे यहाँ आपको मिल जाएगा, उसके बगल में स्वीडन मिल जाएगा, फिर यहाँ जो है ये नॉर्थ सी हो गया और ये यहाँ बाल्टिक सी हो गया, और डेनमार्क ये है, तो डेनमार्क के नीचे से यहाँ से कील नहर जाती है, आप देखेंगे। ठीक है, तो कील नहर जो है उत्तरी जर्मनी में एक महत्वपूर्ण जलमार्ग है, जो विश्व भर में सबसे व्यस्त मानव निर्मित नौ परिवहन मार्गों में से एक है। ठीक है, याद रखिएगा। और एक चीज़ और जान लीजिए कि 1887 में चर्चा में रहा है ये अभी हाल ही में, तो ये पूछा भी जा सकता है। 1887 में कील नहर का निर्माण करने में लगभग 9000 से अधिक श्रमिकों को 8 वर्ष का समय लगा। ठीक है, प्रारंभ में इस नहर में जटलैंड के आसपास उत्तर की ओर जाने के लिए जहाज़ों की आवश्यकता को समाप्त करते हुए जर्मन सैन्य आवश्यकताओं को पूरा किया गया था। ठीक है, इसे वर्ष 1895 में शुरू किया गया और यह मुख्य रूप से उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के मध्य
के मार्ग के दूरी को कम करती है। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो ऊपर जो डेनमार्क है, डेनमार्क से घूम के जाना पड़ेगा, तो उससे बेहतर ये है कि वो जो कील नहर है, कील नहर अगर जो है ये नॉर्थ सी बताया और इधर मैंने बताया बाल्टिक सागर, तो ये डेनमार्क को घूम के जाना पड़ेगा। तो ये जो कील नहर है ये जो है नॉर्थ सी और बाल्टिक सागर को जोड़ देती है। तो इससे क्या होता है कि दूरी जो इधर से घूम के जानी पड़ती है वो कम हो जाती है। ठीक, तो इसलिए हमारा ये ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है, कहता है कि लौह और इस्पात उद्योग के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ लौह इस्पात संयंत्र दिए गए हैं, एक तरफ लौह अयस्क स्रोत दिए गए हैं। ठीक है, और पूछा है कि कौन सा सही सुमेलित है। पहला है राउरकेला इस्पात संयंत्र। तो राउरकेला इस्पात संयंत्र जो है जर्मनी के सहयोग से बनाया गया था और ये ओडिशा के सुंदरगढ़ जिले में स्थापित किया गया था। यह संयंत्र को कच्चे माल की निकटता के आधार पर स्थापित किया गया था। इस प्रकार भार ह्रास वाले कच्चे माल का परिवहन मूल्य कम हो जाता है। ठीक है, राउरकेला इस्पात संयंत्र को विशिष्ट अवस्थिति के लाभ प्राप्त हैं क्योंकि इससे निकट झरिया झारखंड से कोयला और सुंदरगढ़ एवं केंदुझर से लौह अयस्क प्राप्त हो जाता है। विद्युत भट्टियों के लिए विद्युत शक्ति हीराकुंड परियोजना से तथा जल कोयल और शंख नदियों से प्राप्त होता है। तो पहला कथन हमारा गलत है। ठीक है, नोवा मंडी कोल संयंत्र नहीं। ठीक है, इसके निकट कौन है, निकट झरिया झारखंड से कोयला और सुंदरगढ़ एवं केंदुझर से लौह अयस्क प्राप्त होता है। ठीक है, तो लौह अयस्क स्रोत इसका क्या है, सुंदरगढ़ एवं केंदुझर से। ठीक है, याद रखिएगा। दूसरा है भिलाई इस्पात संयंत्र। तो भिलाई इस्पात संयंत्र जो है इसका लौह अयस्क स्रोत क्या है, डल्ली राजहरा खान। तो दूसरा कथन तो हमारा सही हो गया, जो है जो भिलाई इस्पात संयंत्र की स्थापना रूस के सहयोग से छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में की गई। ठीक है, और वर्ष 1959 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया। यह लौह अयस्क डल्ली राजहरा खानों से तथा कोयला कोरबा और कारगाली कोयला खानों से प्राप्त होता है। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। तीसरा है दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। तो दुर्गापुर इस्पात संयंत्र में जो है ये यूनाइटेड किंगडम की सरकार के सहयोग से पश्चिम बंगाल में बनाया गया और वर्ष 1962 में इसमें उत्पादन प्रारंभ हो गया। यह संयंत्र रानीगंज और झरिया कोयला पेटी में स्थित है और लौह अयस्क नोवा मंडी से प्राप्त होता है। किससे, नोवा मंडी से। तो ये यहाँ हो जाएगा और ये यहाँ हो जाएगा। तो इस तरह हमारा तीसरा भी गलत है। ठीक है, तो कौन सा हमारा ऑप्शन सही है, तो हमारा ऑप्शन बी सही है, केवल दूसरा सुमेलित है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है जल संसाधन के उपयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक, और कौन से कथन इसमें सही पूछा है। तो पहला कथन दिया गया है जल संसाधन का उपयोगों के बारे में पूछा गया है। पहला कथन है कि लैगून का जल और पश्च जल प्रायः खारा होता है और यह सिंचाई के लिए उपयुक्त नहीं होता है। तो पहला गलत कथन गलत है। क्यों, क्योंकि धरातलीय जल जो होता है उसको 4 मुख्य स्रोत होते हैं, नदियां, झीलें, पोखर, तालाब। ठीक है, तो पहला कथन कहता है कि लैगून का जल और पश्च जल खारा होता है। तो ऐसा नहीं है। सामान्य जो है भारत की समुद्र तट रेखा जो है वो बहुत विशाल है और कुछ राज्यों में समुद्र तट बहु दंतुरित है। दंतुरित मतलब समझ रहे हैं, इस तरह समुद्र तट रेखा। तो ये जो यहाँ पानी भर जाता है, ठीक है, तट रेखाओं के अंदर तक। ठीक है, तो इसे दंतुरित कहते हैं। इसी कारण बहुत सी लैगून और झीलें बन गई है, जैसे केरल है, उड़ीसा है, पश्चिम बंगाल है। इनमें क्या है, लैगूनों और झीलों में बड़े धरातलीय जल संसाधन है। यद्यपि सामान्यतः इन जलाशयों में जल खारा होता है जिसका उपयोग मछली पालन और चावल की कुछ निश्चित किस्मों, नारियल आदि की सिंचाई में प्रयोग किया जाता है। तो इसका मतलब ये हो गया कि पहला कथन हमारा गलत हो गया। सिंचाई में तो किया ही जाता है उपयोग, जैसे धान की खेती के लिए। ठीक है,
दूसरा कथन हमारा कहता है कि धरातलीय जल के उपयोग में औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा घरेलू क्षेत्र के हिस्से से अधिक है। तो दूसरा भी कथन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि औद्योगिक क्षेत्र का हिस्सा धरातलीय जल के उपयोग का 2%, कितना? 2%, और भौम जल के उपयोग का 5%, भौम जल के उपयोग का 5% तक सीमित है। घरेलू क्षेत्र के हिस्से में भौम जल की तुलना में धरातलीय जल का उपयोग अधिक होता है। ठीक है, लगभग 9% होता है। कितना होता है? लगभग 9%। तो ऑप्शन इसमें डी हो जाएगा, दोनों गलत है। ठीक है, दोनों हमारे गलत हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है, समुद्री खरपतवार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा सही नहीं है? ठीक है, खरपतवार जो कि समुद्री है उसमें से कौन सा ये सही नहीं है? तो पहला कथन, ये समुद्री पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले भारी धातुओं के प्रग्रहण और हटाने में सहायता करते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। ये प्रकाश संश्लेषण के लिए आयरन पर अत्यधिक निर्भर करते हैं। ये भी सही है। फिर तीसरा है, ये जल के भीतर सघन वनों का निर्माण करते हैं जिन्हें केल्प वन कहा जाता है। ये भी सही है। अगला है, ये जड़, तना और पत्तियों वाले आदिम समुद्री पुष्पित शैवाल होते हैं। तो ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि समुद्री खरपतवार आदिम समुद्री गैर पुष्पित, ये जो यहाँ पुष्पित लिखा है पुष्पित शैवाल, ये गैर पुष्पित होते हैं। देखिए ऐसे जो है छोटे छोटे स्टेटमेंट अगर हम याद रखेंगे तभी हम सही कर पाएंगे। ठीक है, यूपीएससी इसी का नाम है। ठीक है, तो गैर पुष्पित समुद्री शैवाल होते हैं, इनमें जड़, तना और पत्तियां नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, तो जड़ भी नहीं, तना भी नहीं, पत्तियां भी नहीं, और गैर पुष्पित होते हैं। ये समुद्री पारिस्थितिक तंत्रों में प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। चलिए, तो इसका डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कहता है, हाल ही में आरबीआई ने डिजिटल बैंकिंग इकाइयों डीबीयूएस की स्थापना पर दिशा निर्देश जारी किए। इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? ठीक है, पहला है हमारा कि डिजिटल बैंकिंग में पूर्व अनुभव रखने वाले घरेलू अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों सहित सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को डीबीयूएस स्थापित करने की अनुमति प्रदान की गई है। पहला कथन हमारा गलत है। हमें सही जानना है कौन सा सही है। तो पहला कथन हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि स्थानीय क्षेत्र के बैंकों को, जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, भुगतान बैंक है, और स्थानीय ग्रामीण क्षेत्र के बैंकों को छोड़कर जो है बाकी को अनुमति प्रदान की गई है। यानी अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों को तो प्रदान की गई है, बाकी को नहीं प्रदान की गई है। तो पहला गलत है। दूसरा है, प्रत्येक डीबीयू को बैंकिंग शाखा के रूप में माना जाएगा। तो दूसरा कथन हमारा ऑप्शन बी सही है। ठीक है, यानी प्रत्येक डीबीओ को बैंकिंग शाखा के रूप में माना जाएगा तथा प्रत्येक डीबीओ को पृथक प्रवेश एवं निकास के प्रावधानों के साथ विशिष्ट रूप से स्थापित किया जाएगा। ठीक है, अगला कथन है हमारा, यह नगद निकासी एवं जमा हेतु प्रावधान नहीं करता है। गलत है, क्योंकि यह नगद निकासी और जमा का प्रावधान करता है। ठीक है, जैसे इसमें खाते खोलना, नगद निकासी, जमा, केवाईसी अपडेशन, ऋण तथा प्रत्येक शिकायतों का पंजीकरण शामिल है। या केवाईसी के अद्यतन और शिकायत पंजीकरण की सुविधा प्रदान करेगा। केवाईसी के अद्यतन नहीं, बल्कि केवाईसी अपडेशन और शिकायत पंजीकरण की सुविधा। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इसमें भी सही है। ठीक है, इसमें केवल लिखा हुआ है, अगर यहाँ केवल लिखा नहीं होता तो डी भी हमारा सही हो जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। भारत की निम्नलिखित लौह अयस्क खदानों को उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, अब जो खदानें हैं इनको देखना है उत्तर से दक्षिण की ओर। ठीक है, तो सबसे उत्तर में हमारी कौन सी पड़ती है? सबसे उत्तर में पड़ती है हमारी मयूरभंज। मयूरभंज, मयूरभंज सबसे उत्तर में पड़ती है। ठीक है, तो मयूरभंज आ जाएगा पहले नंबर पे। ठीक है,
फिर उसके बाद पड़ती है हमारी दुर्ग, फिर आ जाएगी चौथी, मतलब दूसरे नंबर पे, ये पहले नंबर पे, ये दूसरे नंबर पे। फिर उसके बाद हमारी पड़ती है बैलाडीला, ये तीसरे नंबर पे आ जाएगी, ठीक है। और फिर अंत में आती है चौथे नंबर पे बेल्लारी, ठीक है। तो इस तरह हमको याद रखना है जो है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन इसमें सी सही हो जाएगा, ठीक है। सबसे ऊपर कौन सी हो जाएगी? मयूरभंज, फिर दुर्ग, फिर बैलाडीला, फिर बल्लारी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण बस्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ग्रामीण बस्तियां पूछा जा रहा है भारत में, ठीक है, और उसी के बारे में हमको जानना है। पहला है, तो इसमें जानना यह है कि कौन सा कथन सही है, ठीक है। पहला है, गुच्छित बस्तियां सामान्यतः उपजाऊ जलोढ़ मैदानों और पूर्वोत्तर राज्यों में पाई जाती हैं। बिल्कुल सही है। गुच्छित बस्तियां जो है हमेशा उपजाऊ जलोढ़ मैदानों उत्तर पूर्वी राज्यों में पाई जाती है। कई बार लोग सुरक्षा और प्रतिरक्षा कारणों से शहद गांव में रहते हैं, जैसे कि मध्य भारत के बुंदेलखंड प्रदेश और नागालैंड में, ठीक है। राजस्थान में जल के अभाव में उपलब्ध जल संसाधनों के अधिकतम उपयोग ने शहद बस्तियों को अनिवार्य बना दिया है, ठीक है। तो ये होती हैं गुच्छित बस्तियां। फिर आता है अगला स्टेटमेंट कि अर्ध गुच्छित बस्तियां गुजरात के मैदानी क्षेत्रों और राजस्थान के कुछ भागों में व्यापक रूप से पाई जाती हैं। बिल्कुल सही है। अर्धगुच्छित बस्तियां जो है परिरक्षित बस्ती के किसी सीमित क्षेत्र में गुच्छित होने के प्रवृत्ति का परिणाम होता है, ठीक है। आमतौर पे ये ऐसे गुजरात मैदान और राजस्थान के कुछ भागों में पाई जाती हैं। फिर है तीसरा है परिक्षिप्त बस्तियां। परिक्षिप्त बस्तियां सामान्यतः मेघालय, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और केरल के क्षेत्रों में पाई जाती हैं। बिल्कुल सही है। परिक्षिप्त बस्तियां क्या होती हैं कि भारत में परिक्षिप्त बस्तियां या एकाकी बस्ती प्रारूप सुदूर जंगलों में एकाकी झोपड़ियों अथवा कुछ झोपड़ियों की पल्ली अथवा छोटी पहाड़ियों की ढालों पर खेतों अथवा चारागाहों के रूप में दिखाई पड़ती है। बस्ती का चरम विक्षेपण प्रायः भूभाग एवं निवास क्षेत्रों के भूमि संसाधन आधार की अत्यधिक विखंडित प्रकृति के कारण होता है, ठीक है। मेघालय है, उत्तराखंड है, हिमाचल प्रदेश है, केरल है, इन भागों में इस प्रकार की बस्ती पाई जाती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, मतलब तीनों सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में मक्का उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। मक्का उत्पादन के बारे में पूछा जा रहा है। पहला कथन है हमारा कि मक्का की खेती भारत के केवल मध्य और उत्तरी भागों में संकेंद्रित है। गलत है। पहला कथन क्यों गलत है? क्योंकि ये विभिन्न क्षेत्रों में उगाई जाती है मक्का की खेती। जैसे केवल 4 राज्य कर्नाटक, राजस्थान, आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश देश के कुल मक्का उत्पादन क्षेत्रफल में लगभग आधे भाग का योगदान करते हैं, और 5 राज्य कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार कुल मक्का उत्पादन में लगभग 2/3 भाग का योगदान करते हैं। मक्का उत्पादन क्षेत्र में राजस्थान और मध्य प्रदेश का बृहद भाग शामिल है, किंतु ये राज्य भारत में मक्का उत्पादन में कम योगदान को दर्शाते हैं, ठीक है। इसलिए पहला सही नहीं है, ठीक है। दूसरा कथन है कि मक्का पुरानी जलोढ़ मृदा में अच्छी तरह से उगाई जाती है। बिल्कुल सही है। ये पुरानी जलोढ़ मृदा में अच्छी तरीके से इसकी खेती होती है, ठीक है। यह एक खरीफ की फसल है जो 21 डिग्री सेल्सियस से लेकर 27 डिग्री सेल्सियस के बीच के तापमान में और पुरानी जलोढ़ मृदा में अच्छी तरह से उगाई जाती है, ठीक। तो बिहार जैसे कुछ राज्य हैं जहाँ पे ऐसी मृदा पाई जाती है, और बिहार में मक्का रबी की ऋतु में उगाई जाती है, ये हमेशा याद रखिएगा। हालांकि ये खरीफ की फसल है, लेकिन बिहार जैसे राज्य में ये रबी की ऋतु में उगाई जाती है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन इसमें बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखिए, स्टेटमेंट बेस्ड दिया हुआ है और पूछा गया है कि ये किसके बारे में बात की जा रही है, ठीक है। तो प्रश्न है कि यह कृषि का एक प्रकार है
जहां आप फसल विशेषज्ञता, वृहद पूंजी निवेश और कृषि की वैज्ञानिक पद्धति को देखेंगे। इसमें प्रबंधकीय और तकनीकी सहायता, वृहद भू संपदा अथवा बागान, सस्ता श्रम और निर्यात बाजार के लिए अच्छी कनेक्टिविटी संपर्कता की आवश्यकता होती है। उपर्युक्त विवरण में वर्णित कृषि पद्धति के प्रकार की पहचान कीजिए। ठीक ठीक, ये रोपण कृषि के ही बारे में कहा जा रहा है, क्योंकि ये विशेषता रोपण कृषि की होती है। रोपण कृषि वाणिज्य कृषि का एक प्रकार है, जहाँ चाय, कहवा, गन्ना, काजू, रबर, केला और कपास की एकल फसल उगाई जाती है। ठीक है, इसमें वृहद पैमाने पर श्रम और पूंजी की आवश्यकता होती है। साथ में इसमें प्रबंधकीय और तकनीकी सहायता, खेती की वैज्ञानिक पद्धति की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है अगला प्रश्न हमारा कहता है कि मैग्नीज के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। अगर मैग्नीज के बारे में पूछा जा रहा है तो देखते हैं। पहला कथन है हमारा, लौह अयस्क प्रगलन के लिए यह एक महत्वपूर्ण कच्चा माल है। बिल्कुल सही है। मैग्नीज जो होता है वो लौह अयस्क प्रगलन के लिए एक महत्वपूर्ण कच्चा माल होता है। ठीक है, तो पहला कथन हमारा सही है। दूसरा है, मैग्नीज निक्षेप केवल भूगर्भिक संरचनाओं के धारवाड़ तंत्र में पाए जाते हैं। दूसरा कथन गलत हो जाता है। जहाँ केवल शब्द लग जाए वहाँ थोड़ा प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़िए। तो दूसरे कथन के अनुसार जो है कहता है कि मैग्नीज निक्षेप केवल भूगर्भिक संरचनाओं के धारवाड़ क्षेत्र में तंत्र में पाए जाते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। मैग्नीज निक्षेप जो होते हैं लगभग सभी भूगर्भिक संरचनाओं में पाए जाते हैं। हालांकि यह मुख्य रूप से धारवाड़ क्रम से संबद्ध है, लेकिन अगर कोई कहे कि केवल केवल जो है धारवाड़ तंत्र में पाए जाते हैं तो ऐसा बिल्कुल नहीं, सभी भूगर्भिक संरचनाओं में पाए जाते हैं। तीसरा कथन है कि सुंदरगढ़ और कालाहांडी कर्नाटक में स्थित मैग्नीज की महत्वपूर्ण खदानें हैं। तो तीसरा स्टेटमेंट भी हमारा गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ओडिशा मैग्नीज का अग्रणी उत्पादक राज्य है। ओडिशा के मुख्य खदानें भारत की लौह अयस्क पट्टी के मध्य भाग में विशेष रूप से बोनाई, केंदुझर, सुंदरगढ़, गंगपुर, कोरापुट, कालाहांडी और बोलनगिर में स्थित है। अभी पीछे इसी प्रश्न का मैंने उत्तर बताया था, तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। पहला हमारा स्टेटमेंट सही है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है, कृषि पद्धतियों और संबद्ध क्षेत्रों के संदर्भ में निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। कृषि पद्धति एक तरफ दी गई है, एक तरफ क्षेत्र दिए गए हैं और पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो पहला है प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि। तो पहला हमारा गलत है। उपोष्णकटिबंधीय क्षेत्र नहीं होता, बल्कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि को कर्तन या दहन कृषि के रूप में जाना जाता है। यह कृषि उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अनेक जनजाति द्वारा की जाती है। तो उपोष्णकटिबंधीय की जगह उष्णकटिबंधीय। ठीक है, उष्णकटिबंधीय बंधीय। ठीक है, उष्णकटिबंधीय हो जाएगा पहला। प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि पूछा जा सकता है, याद कर लीजिएगा। ऐसी कृषि कहाँ होती है? यह कृषि अफ्रीका, दक्षिण और मध्य अमेरिका तथा दक्षिण पूर्व एशिया में की जाती है। ठीक है, इसे पूर्वोत्तर भारत में झूमिंग, मध्य अमेरिका में मिल्पा और इंडोनेशिया और मलेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है। कई बार यह क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रारंभिक जीवन निर्वाह कृषि को पूर्वोत्तर भारत में किस नाम से जानते हैं? तो झूमिंग के नाम से जानते हैं, मध्य अमेरिका में मिल्पा और इंडोनेशिया और मलेशिया में लदांग के नाम से जाना जाता है। दूसरा है हमारा मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि भूमध्य रेखीय क्षेत्र में नहीं होती है, बल्कि मिश्रित कृषि विश्व के अत्यधिक विकसित भागों में की जाती है। उदाहरण स्वरूप उत्तर पश्चिमी यूरोप, उत्तरी अमेरिका का पूर्वी भाग, यूरेशिया के कुछ भाग और दक्षिणी महाद्वीपों के समशीतोष्ण अक्षांश वाले भागों में इसका विस्तार है। मिश्रित कृषि में खेतों का आकार मध्यम होता है। इसमें बोई जाने वाली फसलें गेहूं, जौ, जई, राई, मक्का, चारे की फसल और कंदमूल प्रमुख हैं। शस्यावर्तन एवं अंतः फसली मृदा की उर्वरता को बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फसल उत्पादन और पशुपालन दोनों में इनमें समान महत्व दिया जाता है। फसलों के साथ साथ जैसे मवेशी, भेड़, सुअर और कुटाए मुख्य के स्रोत होते हैं। ठीक है,
तो ये समशीतोष्ण अक्षांश वाले क्षेत्रों में होते हैं, भूमध्य रेखीय नहीं बल्कि समशीतोष्ण। ठीक है, याद करते चलिएगा, मैंने कंट्री भी बता दी है। ठीक है, तीसरा स्टेटमेंट है कि सामूहिक कृषि पश्चिमी यूरोप में की जाती है, तो तीसरा भी हमारा गलत है। क्यों? क्योंकि पश्चिमी यूरोप में सामूहिक कृषि नहीं होती। सामूहिक कृषि की शुरुआत पूर्ववर्ती सोवियत संघ यानी USSR में की गई थी। ठीक है, यह कृषि सामाजिक स्वामित्व पर आधारित थी। इसे कोल खाहोज के नाम से भी जाना जाता है। किसके नाम से? कोल खहोज के नाम से जाना जाता है। ठीक, याद रखिएगा। तो हमारा ऑप्शन डी हो जाएगा, इसमें तीनों सही नहीं है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, कथन है, क्या कहता है कि उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग न्यूयॉर्क और लंदन को जोड़ता है। पहला कथन कहता है, बिल्कुल सही है। उत्तरी अटलांटिक समुद्री मार्ग जो होता है वो न्यूयॉर्क और लंदन को जोड़ता है। ठीक है, इसे बृहद ट्रंक मार्ग कहा जाता है, जानते ही हैं, सर्वाधिक महत्वपूर्ण है ये जो है। दूसरा स्टेटमेंट है, इसे बृहद ट्रंक मार्ग के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल सही है दूसरा स्टेटमेंट भी। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है भारत में सूरजमुखी के उत्पादन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, सूरजमुखी के उत्पादन के बारे में पूछा जा रहा है, तो देख लेते हैं। पहला कथन कहता है हमारा कि भारतीय तिलहन उत्पादन में इसका योगदान 5% से भी कम है, बिल्कुल सही है। कुछ सही पूछा जा रहा है इसलिए पहला सही है। भारतीय तिलहन उत्पादन में जो है 5% से भी कम सूरजमुखी का योगदान है। ठीक है, दूसरा है, यह देश भर में खरीफ और रबी ऋतु में उगाया जाता है, तो दूसरा स्टेटमेंट भी हमारा सही है। ठीक है, तीसरा कथन है कि महाराष्ट्र भारत में सूरजमुखी का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तीसरा गलत है। महाराष्ट्र नहीं बल्कि कर्नाटक जो है वो सूरजमुखी का सबसे ज़्यादा उत्पादक राज्य है। ठीक है, ये याद रखिएगा। कर्नाटक में सर्वाधिक उत्पादन के साथ देश में सूरजमुखी के 6 प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, उड़ीसा और तमिलनाडु, मतलब कर्नाटक के बाद। ठीक है, याद रखिएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, पहला और दूसरा सही है। आगे है, अगला प्रश्न हमारा कहता है 1991 की नई औद्योगिक नीति के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से उपाय किए गए थे? ठीक है, 1991 की जो नई औद्योगिक नीति आई थी उनमें कौन से उपाय किए गए थे? तो पहला कथन है औद्योगिक लाइसेंसिंग की समाप्ति, पहला है। ठीक है, तो बिल्कुल सही है। 1991 की जो औद्योगिक नीति आई है उसमें औद्योगिक लाइसेंसिंग की समाप्ति की गई। ठीक है, दूसरा है विदेशी प्रौद्योगिकी के लिए निःशुल्क प्रवेश किया गया, बिल्कुल सही है। चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम की शुरुआत की गई, गलत है। परमाणु ऊर्जा से संबंधित उद्योगों का उदारीकरण किया गया, यह भी गलत है। अब जान लीजिए कि जो है 1991 की जो औद्योगिक नीति आई उसमें कौन कौन से नीतियां लाई गई, ये जानना जरूरी है क्योंकि ये प्रश्न पूछा जा सकता है। तो उसमें नीतियां लाई गई, औद्योगिक लाइसेंस की समाप्ति की गई, विदेशी प्रौद्योगिकी के लिए निःशुल्क प्रवेश लिया गया, विदेशी निवेश नीति लाई गई, पूंजी बाजार तक पहुंच उपलब्ध कराई गई, मुक्त व्यापार चरणबद्ध विनिर्माण कार्यक्रम का उन्मूलन किया गया और साथ साथ उदारीकृत औद्योगिक अवस्थापना कार्यक्रम की शुरुआत की गई। ठीक है, नीति के 3 मुख्य आयाम हैं, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है, यानी LPG रिफॉर्म जो आया था उसी के बारे में पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसमें कौन सा हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा अकाउंट एग्रीगेटर नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? अकाउंट एग्रीगेटर अगर आप पढ़े होंगे तो जान लीजिए अकाउंट एग्रीगेटर क्या होता है, पहले वो जान लीजिए तब ये प्रश्न सही कर पाएंगे।
अकाउंट एग्रीगेटर जो है आरबीआई द्वारा विनियमित एक ऐसी इकाई है जो कि किसी व्यक्ति को एक वित्तीय संस्थान से जिसमें उसका खाता है अपने खाते की जानकारी प्राप्त करने और उससे डबल ए ये जो है अकाउंट एग्रीगेटर में शामिल किसी अन्य विनियमित वित्तीय संस्थान के साथ सुरक्षित और डिजिटल रूप में साझा करने में मदद करती है। ठीक है, किसी व्यक्ति की सहमति के बिना उससे संबद्ध डेटा साझा नहीं किया जा सकता, यही होता है अकाउंट एग्रीगेटर। तो इसमें कौन सा कथन सही है? तो मतलब अकाउंट एग्रीगेटर के साथ पंजीकरण कराना उपभोक्ताओं के लिए पूरी तरह से स्वैच्छिक होता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। मतलब उपभोक्ता जिस बैंक का उपयोग कर रहा है यदि वह नेटवर्क में शामिल हो गया है तो कोई व्यक्ति अकाउंट एग्रीगेटर पर पंजीकरण कराने का विकल्प चुन सकता है। व्यक्ति यह भी तय कर सकता है कि वे किन खातों को इससे जोड़ना चाहता है और अपने किसी जो है एक खाते से संबद्ध डेटा को किसी विशेष उद्देश्य के लिए किसी अकाउंट एग्रीगेटर के माध्यम से सहमति देने के चरण में किसी नए ऋणदाता या वित्तीय संस्थान के साथ साझा कर सकते हैं। एक ग्राहक डेटा साझा करने से संबंधित सहमति को किसी भी समय वापस ले सकता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि हेलेना मिसाइल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हेलेना मिसाइल के बारे में अगर आप थोड़ा बहुत जानते हो तो हेलेना मिसाइल जो होती है यह एक हेलीकॉप्टर आधारित नाग मिसाइल होती है। ठीक है, तो पहला कथन हमारा कहता है कि यह तीसरी पीढ़ी की दागो और भूल जाओ टैंक रोधी मिसाइल है, बिल्कुल सही है। ठीक है, दूसरा है यह सीधे हिट मोड और टॉप अटैक मोड दोनों मोड को लक्ष्य भेज सकती है, ये भी सही है। यह सैंट मिसाइल का हेलीकॉप्टर प्रक्षेपित संस्करण है, तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि यह जो है एक हेलीकॉप्टर आधारित नाग मिसाइल है जैसा मैंने बताया। ठीक है, तो कौन सा हमारा कथन सही हो जाएगा? ऑप्शन सही हो जाएगा, हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक, पहला और दूसरा हमारा सही है। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है जनसांख्यिकीय लाभांश के संदर्भ में आयु आश्रित अनुपात को किस आयु वर्ग के आश्रितों के अनुपात के रूप में सर्वोत्तम रूप से परिभाषित किया गया है? तो पहला हमारा है, तो इसमें सही आयु आश्रित अनुपात अगर हम जाने तो आयु आश्रित अनुपात होती है 15 वर्ष से कम और 59 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के व्यक्ति तथा कार्यशील जनसंख्या का अनुपात जो है इसमें शामिल किया जाता है जो कि नियोजित है। कुछ मामलों में इसे 15 से 64 वर्ग की आयु माना जाता है। इसलिए याद रखने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि कार्यशील जनसंख्या की आयु 15 वर्ष से शुरू होती है, न कि 18 वर्ष से। ठीक है, तो पहला तो गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा भी गलत है, तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न है महाद्वीपों में जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, तो महाद्वीपों में जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो महाद्वीपों में जो जनसंख्या पाई जाती है उसके बारे में स्टेटमेंट है। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा, एशिया की जनसंख्या वृद्धि दर विश्व में सबसे अधिक है, बिल्कुल सही है। एशिया में जैसे चाइना है, इंडिया है, इनकी जो है जनसंख्या वृद्धि दर सबसे अधिक है विश्व में। ठीक है, दूसरा है यूरोप दूसरा सबसे बड़े अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। तो पहला स्टेटमेंट गलत है, एशिया की जनसंख्या वृद्धि विश्व में सबसे अधिक नहीं है। एशिया विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप तो है, लेकिन सबसे अधिक वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, सबसे अधिक वृद्धि होती है अफ्रीका में। मैंने वृद्धि को नहीं पढ़ा है, वृद्धि जो है वृद्धि दर पूछ रहा है। तो एशिया की जो है जनसंख्या सबसे ज़्यादा तो है, लेकिन वृद्धि दर में अगर पूछा गया है तो अफ्रीका है। देखिए यहीं जो है थोड़ा सा स्टेटमेंट ना पढ़े तो वहीं गलत हो जाता है, पूछा है सही नहीं है। ठीक है, तो वृद्धि दर में जो है एशिया नहीं बल्कि अफ्रीका है। दूसरा है यूरोप दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप है। तो यूरोप दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप नहीं है, बल्कि जो है अफ्रीका जो है
अफ्रीका वो दूसरा है, ठीक है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा, यूरोप की जगह अफ्रीका ही हो जाएगा, ठीक है। अफ्रीका की जनसंख्या वृद्धि 2.45 है, जो विश्व में सबसे अधिक है, ठीक है। दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है, करीब 1.37 अरब यहाँ की आबादी है, ठीक है। ओशिनिया 1.27 की जनसंख्या वृद्धि दर के साथ दूसरा सबसे तेजी से वृद्धि करने वाला महाद्वीप है, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। पूछा है कौन सा कथन सही नहीं, तो दोनों सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हमारा अगला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। एक तरफ अभ्यारण्य दिए गए हैं, एक तरफ राज्य दिए गए हैं, ठीक है, देख लीजिए। और पूछा है सही सुमेलित हैं, ठीक है। तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? अगर आप जानते हैं तो बताइए। तो बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, बिल्कुल सही है। बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है, जानते ही हैं। फिर उसके बाद जो है वेदांतांगल पक्षी अभ्यारण्य, ये केरल में नहीं है बल्कि यह तमिलनाडु में है। कहाँ है? तमिलनाडु, ये याद रखिएगा। वेदांतांगल पक्षी अभ्यारण्य तमिलनाडु में स्थित है, ठीक है, ये याद रखिएगा। फिर है, मतलब दूसरा गलत है। फिर है खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य, खिजड़िया पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है? गुजरात में है, सही है, ठीक है। तो इस तरह हमारा कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है भूमि संसाधन वर्गीकरण के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भूमि का जो संसाधन है उसके वर्गीकरण के बारे में पूछ रहा है, कौन सा कथन सही है? हमारा पहला कथन कहता है कि स्थायी चारागाह भूमि का उपयोग घास या अन्य हरा चारा उगाने के लिए किया जाता है जो फसल चक्र में शामिल नहीं है, बिल्कुल सही है। स्थायी चारागाह भूमि जो होता है उसका उपयोग घास और हरा चारा उगाने के लिए किया जाता है, इसमें फसल चक्र को शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है। अगला है अधिकांश स्थायी चारागाह भूमि साझा संपत्ति संसाधनों के अंतर्गत आती है, तो यह भी सही है। अधिकतर जो होता है वो ग्राम पंचायत के स्वामित्व वाली भूमि को साझा संपत्ति संसाधनों के अंतर्गत आती है, तो हमारा ऑप्शन सी सही है, मतलब दोनों सही हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है हमारा निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। जल विद्युत परियोजनाएं दिया गया है एक तरफ नदी दिया गया है, और पूछा है कौन सा सही सुमेलित है, ठीक है। तो जल विद्युत परियोजनाएं कौन सी कहाँ है? रिहंद बांध जो है किस नदी पे है? तो रिहंद बांध जो है गोविंद वल्लभ पंत सागर के नाम से भी जाना जाता है रिहंद बांध को। यह जो है सोन नदी पे, किस पे है? सोन नदी पे है। सोन नदी की सहायक नदी रिहंद नदी पर स्थित है, तो रिहंद बांध रिहंद नदी पे ही है, किस पे? रिहंद पे ही है, जो कि सोन नदी की सहायक नदी है, ठीक है। तो पहला हमारा गलत हो गया। दूसरा है शलाल बांध, शलाल बांध हमारा जो है ये चिनाब नदी पे है, तो मतलब दूसरा सही है। तीसरा है मेट्टूर बांध, मेट्टूर बांध कावेरी नदी पे है, तीसरा सही है। हीराकुंड बांध महानदी पे है, ये भी जानते हैं, ये सही है, तो ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह पढ़ के जाइएगा कि कौन सा किस नदी पे है। आगे बढ़ते हैं हमारे आखिरी प्रश्नों की तरफ, ठीक है। अगला प्रश्न है परमाणविक खनिजों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। इस पूछा है कौन से कथन सही है। पहला स्टेटमेंट हमारा है कि भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में यूरेनियम नहीं पाया जाता है, गलत है। भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में भी यूरेनियम पाया जाता है, जैसे धारवाड़ क्रम की जो चट्टानें हैं उसमें यूरेनियम पाया जाता है, ठीक है। जैसे भौगोलिक रूप से अगर कहा जाए तो यूरेनियम अयस्क जो है सिंह भूमि तांबा मेखला भूमि क्षेत्र के कई स्थानों में पाए जाते हैं, या राजस्थान के उदयपुर अलवर और झुंझुनू जिले में, छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में, महाराष्ट्र के भंडारा जिले में, और हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पाया जाता है यूरेनियम, ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला है कि थोरियम मुख्य रूप से कर्नाटक के तट के समानांतर समुद्र तट की रेत के
इल्मेनाइट से प्राप्त होता है। तो दूसरा स्टेटमेंट हमारा गलत हो जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि थोरियम मुख्य रूप से केरल और तमिलनाडु के तट पे, कहाँ पे? केरल और तमिलनाडु के तट पर समुद्र तट की रेत में मोनोजाइट और इल्मेनाइट से प्राप्त होता है। ठीक है, सिर्फ इल्मेनाइट नहीं बल्कि मोनोजाइट और इल्मेनाइट से प्राप्त होता है। विश्व के सबसे समृद्ध मोनोजाइट भंडार केरल के पलक्कड़ और कोल्लम जिलों में, आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम के पास और ओडिशा में महानदी के डेल्टा में पाए जाते हैं। ठीक है, ये याद रखिएगा। अगला स्टेटमेंट है कुछ यूरेनियम राजस्थान में उदयपुर के तांबे की खदानों में पाया जाता है। तो हमारा तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, क्यों? क्योंकि जो है यूरेनियम के सबसे बड़े स्रोत में समुद्र तटीय और जलोढ़ दोनों प्रकार के मोनोजाइट रेत शामिल हैं। राजस्थान में उदयपुर की तांबे की खदानों में कुछ यूरेनियम पाया जाता है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा, केवल तीसरा सही है। आखिरी प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आखिरी प्रश्न कहता है शननगर यानी कोनुबेशन सर्वोत्तम रूप से परिभाषित होता है। तो शननगर जो है यानी कोनुबेशन एक विशेष प्रकार के भौगोलिक क्षेत्र को संदर्भित करता है। ठीक है, जनसंख्या और औद्योगिक एवं तकनीकी विकास में वृद्धि के कारण शहर की सीमा का विस्तार होता है और शहरीकरण एवं क्षेत्रीय विकास की धीमी लेकिन निरंतर प्रक्रिया में एक शहरी केंद्र दूसरे के साथ जुड़ जाता है। शननगर शब्द निरंतर और शहरी क्षेत्र से निकला है। यह शब्द का प्रयोग 1915 में पैट्रिक गिडीज द्वारा 2 से अधिक शहरी केंद्रों के सतत शहरी क्षेत्र जिनकी अलग अलग क्षेत्रीय इकाइयां हो सकती हैं के संदर्भ में किया गया था। तो शननगर का सर्वोत्तम परिभाषित रूप क्या हो सकता है कि मौजूदा अलग अलग कस्बों के विलय से हुए शहरी विकास के द्वारा। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा इसमें सी सही हो जाएगा। तो इस तरह ये हो गए हमारे 100 प्रश्न। ठीक है, तो चौथी टेस्ट सीरीज आज से हमारी पूरी हो गई। अगले वीडियो से हमारी 5वीं टेस्ट सीरीज होगी शुरुआत। ठीक है, 5वीं टेस्ट सीरीज में संभवतः हम लोग शुरू कर रहे हैं जो है इतिहास को। ठीक है, 5वीं टेस्ट सीरीज से हम लोग इतिहास शुरू करेंगे जिसमें 5वीं और 6वीं टेस्ट सीरीज हमारी हिस्ट्री की रहेगी। 5वीं टेस्ट सीरीज में मैं बता देता हूँ क्या क्या रहेगा। 5वीं टेस्ट सीरीज में प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन भारत, कला एवं संस्कृति रहेगा और साथ साथ मई और जून 2022 के करंट अफेयर्स रहेंगे। ठीक है, तो आज के वीडियो को हम लोग यहीं तक रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।